हेलो प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7वें नंबर का सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। और इससे मैंने पहले जो है 6 सेट का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से व्यापक चर्चा के साथ कराया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले 6 का 6 वीडियो देखे होंगे। अगर आप में से कोई भी दोस्त नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आपको पूछ रहा है मोनोसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए यहाँ पर पहले आप लोग समझिए, क्वेश्चन को बिना समझे ऐसे बनाएंगे तो बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को लगाना पड़ेगा। मोनोसेक्राइड होता है, एक डाइसेक्राइड होता है और मल्टीसेक्राइड होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये रोटी खा रहे हैं, ठीक है, ये रोटी है। इस रोटी को क्या करते हैं, आप खाने से पहले थोड़ा 4 टुकड़े में बांट दिए, 5 टुकड़े में बांट दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, है ना। तो जैसे ये टुकड़े आप अपने मुंह में लेते हैं तो ये इसको क्या करेंगे, आप चबाएंगे दांत के द्वारा चबाएंगे तो इसको क्या करेंगे, तो ये इतना बड़ा आपका टुकड़ा जो था मुंह में जो गया उसमें क्या है, एक से अधिक जो है इसमें क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट के सेक्राइड। तो इसको बोलेंगे मल्टीसेक्राइड। जब मुंह में रहेगा तो ये मल्टीसेक्राइड होगा। और इसका जब खूब चबा चबा करके छोटा छोटा कर देंगे तो वो बन जाएगा डाइसेक्राइड। और फिर उससे भी छोटा कर देंगे टुकड़ा तो वो बन जाएगा मोनोसेक्राइड, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा कण, छोटा छोटा पार्टिकल में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंसेप्ट समझाने पर ज्यादा से ज्यादा आपको जो शब्द आते हैं क्वेश्चन में उसको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आसानी से अन्य सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मोनो और डाई और मल्टी जो है सेक्राइड आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसके आधार पर एग्जाम इसका मतलब आंसर करना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो देखेंगे ग्लूकोज जो होता है ये आपका अंतिम पाचन के रूप में होता है ग्लूकोज, तो इसलिए ये आपका क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, यानी लास्ट टाइम का जो पाचन होता है। फ्रुक्टोज ये भी मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। और गैलेक्टोज, ग्लूकोज ही आपका इसी का दूसरा रूप है, आपका गैलेक्टोज है ना, मिला जुला रूप है। तो ये तीनों का तीनों आपका किस में आता है, मोनोसेक्राइड में आता है। लेकिन सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये सब डाइसेक्राइड में आता है। ठीक है, किस में आता है, डाइसेक्राइड। ध्यान रखेंगे। तो 1 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शैली में प्रसिद्ध जो है गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया है? ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा शैली में बनाया गया है, वेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार से जो है मंदिरों का जो है निर्माण किया गया है, स्थापत्य कला। आप लोग ध्यान देंगे तो ये अगर मान लीजिए भारत को देख लेते हैं और ये आपका मान लीजिए हिमालय है, तो यहाँ पर ही ये जो आपका उत्तरी भारत है दोस्तों, उत्तरी भारत में आपका नागर शैली है। उत्तरी भारत में कौन सी शैली है, मंदिर कला की नागर शैली है। और दक्षिण भारत में जो है ये वाला पार्ट में, ये वाला पोर्शन में कौन सा शैली है, इसमें है आपका द्रविड़ शैली। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और यहाँ पर मिडिल जो भारत है, मध्य भारत जो है, इसमें है आपका कौन सा शैली, बेसर शैली। बेसर शैली में दोनों का मिला हुआ मिक्स रूप है, दोनों का यहाँ पर मिक्स यानी कि विशेषताएं मौजूद है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो हमारा जो बिहार आता है किस में आता है, उत्तरी भारत में आता है, इसलिए बिहार में कौन सा शैली हो जाएगा, नागर शैली हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश के मंदिर किस में आएगा, वेसर शैली में आ जाएगा। द्रविड़ शैली के अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो द्रविड़ शैली में आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, गोवा, ये यहाँ पर जो मंदिर बनाई गई है वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, एहोल प्रशस्ति। प्रशस्ति किसको कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रशस्ति बोलते हैं दोस्तों एक ऐसा पत्र या ऐसे तांबा का पत्र जिसमें राजाओं का क्या किया जाता था, प्रशंसा किया जाता। प्रशस्ति यानी कि उसमें क्या किया जाता था, राजाओं की प्रशंसा किया जाता था या देवताओं की प्रशंसा किया जाता था, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो जो एहोल प्रशस्ति लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था या इसके रचनाकार कौन थे, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। दांडी, हरिसेन, भारवी, रवि कीर्ति। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रवि कीर्ति ने जो है एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। और एहोल प्रशस्ति जो है लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा किस शासक, अब ये प्रशंसा लिखा गया तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने जो लिखा था उसमें किस शासक की प्रशंसा की गई है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कलिंगराज खारवेल की प्रशंसा है। किसमें, किसकी प्रशंसा है, कलिंगराज खारवेल। कलिंगराज खारवेल का ये आपका वो, अच्छा, कलिंगराज खारवेल का दोस्तों आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, वो है उसका आपका अलग है। एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एहोल अभिलेख आपका किसका है, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है, जबकि जो आपका कलिंगराज खारवेल है उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो सतलज और हिमालय की ये काली नदी है, अब इस प्रकार से ध्यान देंगे, अगर ये हमारा भारत है और ये अगर हम हिमालय ले लेते हैं तो हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जब आप एनसीईआरटी क्लास 9th का अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिना एनसीईआरटी का कुछ नहीं होने वाला। अब आप कितनों कुछ कर लीजिए, जब तक आपका बेसिक अच्छी तरह से नहीं होगा तो यहाँ पर कोई काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप 6 लेकर के आई थिंक कम से कम तो 10 तक कर ही लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, और उसमें भी आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो कर ही लीजिए। पॉलिटी इकोनॉमी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि आपका जो छोटे मोटे आधारभूत जो कंसेप्ट होते हैं ना वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो वहीं पर 9th क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिया हुआ है कि हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण, तो उसको 3 या 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय नाम दिया गया है।
सतलज नदी और काली नदी के बीच को कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय नाम दिया गया है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया है? असम हिमालय कहा गया है। तो अब हमको क्या पूछा है? सतलज और काली नदी, तो सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? आपका कुमाऊं हिमालय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है कुमायूं हिमालय। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज के बीच, असम हिमालय किसके किसके बीच? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, नेपाल हिमालय किसके किसके बीच? तो ये काली और तीस्ता के बीच। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। निम्नलिखित में से जो है आपका ये 5वें नंबर का प्रश्न है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो यहाँ पर 5वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग जो है ये आपका क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या होता है? प्रभावी कारण होता है। CO2 इसका फुल फॉर्म यानी कि जो ये होता है सूत्र होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो किस में पाया जाता है? यानी कि जैसे टायर को, पॉलीथीन को, सबको जलाया जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको दम घुटने वाली गैस भी बोला जाता है, इसका सूत्र होता है CO, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। बंधुआ मजदूरी, जो बंधुआ मजदूरी है, मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि जो है बंधुआ मजदूरी को बैन कर दिया गया है कि 14 साल की उम्र से कम यानी कि छोटे बच्चों को जो है खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद जो है 24। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 23 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया है। 24 में किसकी बात है? तो 24 में है जो है बेगारी, है ना, बेगारी खटाना या फिर जो है लोगों से जबरदस्ती काम करवाना, इस तरह का है 24 में आर्थिक शोषण। और 21 में क्या है? तो 21 में है आपका जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। 21 का कॉमेंट्स राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और 19 में क्या है? तो 19 में है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, अभिव्यक्त अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का अधिकार, व्यवसाय रोजगार करने का अधिकार। ये सारा आपका सी मैंने कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, आपके जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं टोटल? तो मौलिक अधिकार आपका कितना है? अभी वर्तमान में 6 है। और जब भारत का संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। किंतु जो है आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका वो जो आपका ये था संपत्ति का अधिकार, 1976 में, 46वां नहीं दोस्तों, 44वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में हमारे पास कितना है? 6 है। 1978 में इसको समाप्त किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार को अभी कैसा कौन सा अधिकार है? वो आपका वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और उसको कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? तो उसको रखा गया अनुच्छेद 300 क में, 300 का क में या फिर 300A में, आर्टिकल 300A। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है फैराडे, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर। अब देखिए इस सारे इस प्रकार के प्रश्न का क्या करेंगे? सीधा सीधा आप आंसर कर सकते हैं, फैराडे होता है। अगर इस तरह से मालूम नहीं होता है तो आप ऑप्शन के अनुसार काट सकते हैं। कूलम्ब जो होता है आवेश का होता है, ये मालूम हो गया। एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव यानी कि विभवांतर का होता है। तो इस प्रकार से अगर तीनों हमको मालूम हो गया तो ए जो है 100% इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। जो यूरेनियम के जो रेडियोधर्मी विघटन है इसका अंतिम उत्पाद, जब इसको तोड़ा जाता है यूरेनियम को, तो ये अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सीसा बनता है। और सीसा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है ना, प्लम्बम जिसको बोलते हैं, तो पीबी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई है ना? जब बाघों की संख्या लगातार घट रही थी, लगातार है ना इसकी संख्या में कमी आ रही थी, तो इसको बचाने के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कब चलाया गया था? 1973 में, 1973। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सुमेलित है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन इसमें सुमेलित है। बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर युद्ध विरुद्ध क्लाइव के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जलियांवाला जो युद्ध हुआ था ये आपका डलहौजी और मराठे के बीच हुआ था। खेरा का जो युद्ध है वो आपका निजाम के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर सही से ध्यान देंगे तो पहला जो है बक्सर का युद्ध की बात करें, ये 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ 3 शासक थे। एक शाह आलम द्वितीय था, दूसरा आपका अवध यानी कि शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल शासक था। और अवध का नवाब था, कौन था अवध का नवाब? शुजाउद्दौला था। और बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम था। तो ये 3 था आपका। ठीक है, एक तरफ। और दूसरी तरफ सामने में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और लगातार 2 जबरदस्त संधियां करके बिहार और बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लिया था। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? 12 अगस्त 1765 में जो है किसके साथ जो है शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करता है। और जो है 16 अगस्त को किसके साथ? अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था उसके साथ जो है 16 अगस्त 1765 को संधि करता है। और संधि के तहत क्या कर लेता है? अपना जो है
शाह आलम द्वितीय को जो है पेंशन भोगी बना देता है, पेंशन देने के लिए उसको 26 लाख रुपया दे देता है और बाकी उससे जो है बंगाल और बिहार की दीवानी ले लेता है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है मीर जाफर गलत है। मीर जाफर एक गद्दार था जिन्होंने जो है आपको क्या करवाया था, जो आपका सिराज था नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसको मरवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब उसकी सहायता की थी, है ना। तो इसका तो होगा नहीं। वांडीवास का युद्ध, तो वांडीवास का युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका 1760 में हुआ था। 1760 में किसके किसके बीच, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ आपका कौन था, फ्रांस था, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जबरदस्त रूप से जीत हुई थी और फ्रांसीसी हार गए थे। इस युद्ध में अंग्रेजों के जीतने का मुख्य कारण क्या था, उसके पास जहाजी बेड़े थे और कुशल इसके पास सेना नायक था। और यानी कि इसी हार ने फ्रांसीसी कंपनी को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर यहाँ आप देखेंगे सामने में, तो फ्रांसीसी के बीच और किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ तक बात की जाए जलियांवाला बाग के बारे में, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जलियांवाला बाग जो है कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसका कारण आप लोग को बताना है। पौंडीचेरी की संधि, जो पौंडीचेरी की संधि हुई है, ये किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और मराठों के बीच, अंग्रेज और निजामों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज व पुर्तगालियों के बीच। कौन ये जो संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी पौंडीचेरी की संधि। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, एला शेपल की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी और जो है कौन सा युद्ध के बाद हुआ था एला शेपल की संधि, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जल्दी से बताइए आप लोग, एला शेपल की संधि कब हुई थी और जो है किस युद्ध के बाद हुई थी, यानी कि किस युद्ध को रोकने के लिए, विराम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न, ये आपका सेट संख्या 7 है। जो नया जुड़ रहे हैं उससे मैं कह दूंगा ये आपका 7वें नंबर का सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट जो है बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। प्रश्न है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका भारत का जो आर्थिक इतिहास है, ये पुस्तक किसने लिखा है, ये पूछ रहा है। दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, रमेश चंद्र दत्त ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आरसी दत्त, जिसको रमेश चंद्र दत्त भी कहा जाता है। ये मैंने कि पूरा नाम है इसका आरसी दत्त, इन्होंने ही लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाकी बात की जाए आपका दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी आपका नरम दल से था। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत का क्या किया था, जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। और कितना बताया था भारत के प्रति व्यक्ति आय को, 1868 में मात्र 20 रुपया बताया था प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने। और जो है दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसा भारतीय था जो है उदारवादी दल से ब्रिटेन का, है ना, ब्रिटेन का आपका क्या किया गया था, वहाँ चुना गया था, है ना, संसद में चुना गया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में और याद रखना है कि इन्होंने जो है आपका ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही कहा था कि भारत का पूरा धन कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर बह करके चली जा रही है, ब्रिटेन चली जा रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ना, विलियन का, फेन का, वायु विलय का या फिर पायस का। तो बिल्कुल ये तो आपका हलवा प्रश्न है, ये आप लोग को तो ऑलरेडी मालूम होगा। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको जो है गलती नहीं करनी है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना कि जो प्रश्न हमको मतलब कि आता है उसमें तो गलती करना ही नहीं है। जब उसमें गलती कर दिए तो आप पीछे जाते हैं वहीं पर, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग का बात आ गया है और पॉइंट से रह जाता है। बहुत किसी का ऐसा आता है, मान लीजिए 85 कटअप गया और किसी का आ गया 84.33। अब इस प्रकार से वो कितना से रह गया, सिर्फ मतलब 70 जो है 0 पॉइंट मतलब कि 67 यानी कि 67.67 जो है 67 जो है अंक से वो छूट जाता है ना। तो इस प्रकार से छोटा छोटा गलती आप लोग नहीं करके आएंगे। तो यहाँ पर पायस बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। सुपीरियर झील जो है किन दो देशों के बीच है, जल्दी बताइए। तो ये प्रश्न सुपीरियर झील, देखिए सुपीरियर झील के बारे में याद रखना है, ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच है और ये आपका विश्व का सबसे जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। अब याद कैसे रखेंगे कि सर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो याद रखेंगे सू में से होता है अच्छा, और पीरियर है ना, पीरियर यानी सू यानी कि इसको पिएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए आपका कैसा है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठा पानी को पी सकते हैं, है ना। याद रखना है कहाँ कहाँ के बीच हो जाएगा, तो अमेरिका और कनाडा के बीच हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच 5 जो है झील है आपका, उसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाता है हॉर्म्स। क्या बुलाता है, हॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें ह्यूरोन आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, मिशिगन झील आता है, इरी झील आता है, उसी में आपका एस सुपीरियर झील आता है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, वित्तीय सचिव के द्वारा। देखिए आप लोगों की एक कमजोरी और होती है दोस्तों कि आप लोग इकोनॉमिक्स बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि इकोनॉमिक्स का 4 से 5 क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। लेकिन देखिए अभी 69th में जो है कितना क्वेश्चन आ गया था, 69th में 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से आ गया था।
इसलिए इकोनॉमिक सेक्शन को भी आपको अच्छी याद रखना है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी क्या करता है या फिर कोई भी एग्जाम क्या करता है, वो बदलते रहता है वेटेज। यानी कि कभी हिस्ट्री को आपको 40 करा देगा तो बीच में फिर 25 मतलब 25 पूछ लेता है अगला साल, तो कभी हिस्ट्री को ज़्यादा दे देगा वेटेज, या फिर कभी जो है वो इकोनॉमिक्स को दे देगा, कभी जो है ज्योग्राफी को बीच में ला लेगा। तो वो बदलते रहता है और मॉडरेट भी करता है। अगर मान लीजिए इस बार हिस्ट्री का नॉर्मल क्वेश्चन था तो अगला बार उसका टफ आएगा, अब इस बार इकोनॉमिक्स का ज़्यादा टफ था तो अगला बार उसका नॉर्मल आएगा, दूसरा मतलब कि जो है सब्जेक्ट को वो भारी कराएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सारा सब्जेक्ट को थोड़ा मिला जुला करके अच्छी तरह से करना है। अगर आप बात कर लें जीडीपी के आंकड़ा के बारे में तो इसको जारी कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं। आपका जो है आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई जो है ये आपका क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो किस ये जो है आयोग की जो है किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? यानी कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई का काम क्या है? तो आरबीआई जो है सारे बैंकों का क्या करता है? निर्देशन करता है, दिशा निर्देश देता है। आरबीआई जो है सरकार को ऋण प्रदान करता है। आरबीआई जो है क्या है? सरकार का जो है आपका ये ऋणदाता के रूप में काम करता है, यानी कि प्रत्येक प्रकार से। उसके बाद आरबीआई जो है आपका क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है ना, महंगाई को नियंत्रण करता है। आरबीआई जो है विभिन्न प्रकार के नोटों को छापता है। नोटों की छपाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी जितना भी नोट होगा, नोट सिक्का नहीं, 1 रुपए का नोट को छोड़ करके बाकी जितना भी नोट होगा सब आरबीआई जारी करेगा। और 1 रुपए का नोट और साथ में जितने भी सिक्के होंगे वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय क्या करता है? छापता है। ठीक है, अच्छा, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 2015 में हुई है। किसके स्थान पर ये आया है नीति आयोग? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है। इसका क्या है? NITI इसको बोलते हैं नीति आयोग। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। बाकी वित्त सचिव के बारे में, वित्त जो है वित्त सचिव, इसके बारे में मैंने बताया कि जो है 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर इसी का हस्ताक्षर होता है। और जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित कार्यों के लिए ये क्या करता है? जो है आपका जो है सुझाव पर देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। तो देखिएगा जब 2 लगातार फसलें उगाई जाती है या फिर एक फसल लगा दिया जाता है तो किसानों के द्वारा क्या किया जाता है? अपने खेतों की जो है उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसान क्या करते हैं? खेतों में जो है दलहन या फिर तिलहन के पौधे उगाते हैं ताकि जो है वापस नाइट्रोजन जो है जो समाप्त हो गया है मिट्टी में से वो वापस प्राप्त कर सके। तो जो चना यानी कि दलहन और तिलहन होगा, तो चना एक आपका दलहन फसल है, मटर भी आपका एक दलहन फसल में आता है, सेम उसी में आता है। तो चना मटर सेम क्या करेगा? नाइट्रोजन को वापस लाएगा, नाइट्रोजन को रोक के रखेगा। लेकिन धान क्या करता है? उसको समाप्त कर देता है। तो धान स्थिरीकरण नहीं करता है नाइट्रोजन का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और धान जो है क्या करता है? मीथेन गैस को उत्सर्जित करता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? जो ट्राइसेम योजना है शहरी विकास से है, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? ग्रामीणों का सही और सुव्यवस्थित तरीके से विकास हो, इसके लिए क्या चलाया गया है? ट्राइसेम योजना चलाई गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश के बारे में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ ताकि वीडियो है जो है वो लेंदी नहीं तो हो जाता है। और जो है आपसे कहूंगा कि जो वीडियो के अंत में जो है हम लोग ना पढ़ते यानी कि अभी वर्तमान में हिस्ट्री की भी चर्चा करते हैं, इसलिए लास्ट तक देखना है। ये 50+ क्वेश्चन करेंगे, साथ में मैं बढ़िया तरीके से चर्चा करा रहा हूँ और साथ में क्या करते हैं फिर हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो अभी वर्तमान में पिछले वीडियो में मैंने महाजनपद काल पढ़ाया था, यानी कि उसमें राजधानियों को बताया था। आज क्या करेंगे हम लोग? मौर्य वंश को देखेंगे बढ़िया तरीके से। मौर्य वंश के साथ साथ कुछ जो है आपका तीनों जो शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन सब के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बता दीजिए आप लोग। बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश जो है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका बाल्टिक सागर यूरोप में पड़ता है। बाल्टिक सागर और बाल्टिक सागर से लगे हुए जो देश हैं 3 देश है उसमें, याद रखेगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कौन कौन है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 3 देश आता है बाल्टिक देश में। बल्कि लेकिन जो बेलारूस है, बेलारूस उसमें नहीं आता है। ठीक है, बेलारूस जो USSR था उसका जो विघटन किया गया था 1991 में, उसी से ये बना गया है ना। USSR को 15 देशों में तोड़ दिया गया था, उसी से आपका बेलारूस बनाया। लेकिन ये नहीं आता है बाल्टिक देशों में, तो ये 3 आता है। और काफ़ी आपका समृद्ध और जो है काफी आपका ये क्या है? विकसित देश है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक देश। चलिए नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त को, चार्ल्स विल्सन को, हेनरी विवियन डेरेजियो को और जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट 19वें नंबर का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। हेनरी विवियन डेरेजियो को क्या कहा जाता है? जो है प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कौन व्यक्ति जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन को उपस्थित नहीं थे? अब यहाँ पर बताइए आप लोग। मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहब अम्बेडकर, आगा खान।
क्या राइट हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ये जो है क्या किया था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अच्छा, कांग्रेस कौन से में भाग लिया था? कांग्रेस पहला वाला में भाग नहीं लिया था, दूसरा में जाके भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू के बारे में याद रखेंगे। तेज बहादुर सप्रू ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसमें गांधी जी ने किसकी उपाधि त्याग दी थी? केसर हिंद की। और तेज बहादुर सप्रू ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कौन सा इसमें जो विषय है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? अब मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है विषय के बारे में, सूची के बारे में, कि आपका जो संविधान का जो भाग, ये जो अनुसूची आपका 7 है, 7वीं अनुसूची में जो है आपका शक्तियों का विभाजन दिया गया है। और उसमें शक्तियों के विभाजन में 3 सूचियां हैं। एक आपका है आपका संघ सूची, एक राज्य सूची और एक आपका समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि संसद कानून बनाता है। और जो राज्य सूची है इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी कि आपका विधान मंडल जिसको बोलते हैं, या विधानसभाएं मुख्य रूप से बहुत सारे राज्यों में है तो विधानसभाएं कानून बनाती है। और जो तीसरा आपका समवर्ती सूची है इस पर दोनों मिलकर कानून बनाता है, जिसको मन करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ये तीनों याद रहेगा, यहाँ पर याद रखना है। अब इसमें बोल रहा है कि समवर्ती सूची यानी कि जिस पर दोनों को अधिकार है। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार बिल्कुल है, वन पर दोनों को है, परिवार नियोजन पर और पंचायती राज। अब यहाँ पर बोला कि नहीं है, हमको ना नहीं है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो शिक्षा पर आप लोग देखते होंगे केंद्रीय मध्य विद्यालय होता है जो सेंटर की तरफ से चलाया जाता है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय होती है राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो शिक्षा पर है। वन के बारे में बात करेंगे तो नेशनल पार्क है, राज्य के अपने द्वारा विकसित किया जाता है, तो वन भी होता है, वन पर भी अपना अलग अलग रूप से कानून बनाया जाता है। परिवार नियोजन के लिए दोनों तरफ से कार्य किया जा सकता है ना। सरकार के द्वारा कोई पहल, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने द्वारा पहल कर सकती है। लेकिन पंचायती राज पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें बना सकती है। तो डी ऑप्शन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? यानी कि अगर मान लीजिए पानी है और पानी में जो है अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी उबलता है और इस प्रकार से बुलबुला नजर आता है आपको, है ना। तो ये जो पानी का जो बुलबुला है ये किस प्रकार से काम करता है? उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अवतल लेंस की तरह। ध्यान रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है आपका दूरदृष्टि दोष, है ना, दूर दिखता है निकट नहीं दिखता है, तो उसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए किसका करते हैं? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह और एक तरफ से नेता है। इस तरफ से आपका एक तरफ विद्रोह दिया गया है अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह चलाया गया था, और दूसरी तरफ इसके कौन कौन नेतृत्व करने वाला था इसके बारे में दिया है। पहला है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है आपका ये चलाया गया था। तो संथाल विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू, बिल्कुल राइट है, ये आपका मिला हुआ है। सिद्धू और कान्हू ने ही इसका नेतृत्व किया था। रामोसी विद्रोह जो पश्चिमी घाट साइड में हुआ था, रामोसी विद्रोह ये आपका चितर सिंह ने चलाया था, बिल्कुल राइट है। कोल विद्रोह जो आपका झारखंड साइड में हुआ था, बुद्धो भगत ने चलाया था, है ना, बुद्धो, ये भी ठीक है। लेकिन जो पागलपंथी विद्रोह है ये आपका दिया हुआ है कि मजमून शाह और चिराग अली, ये बिल्कुल गलत है। जो मजमून शाह और चिराग अली था ना, तो ये आपका कौन सा विद्रोह चलाया था दोस्तों? फकीर विद्रोह चलाया था, फकीर विद्रोह। जबकि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करम शाह ने किया था पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं 24 नंबर का। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर आप लोग को तिथि मालूम है तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसको क्रम में सजाने के लिए इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, बजाय आपको याद करना ही होगा। इसका उपाय कुछ नहीं है मेरे पास, ये ट्रिक बता दूं, वो ट्रिक बता दूं, बस मैं समझा ही सकता हूं, बस यही। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। अभी ऊपर मैंने बताया 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको बता दिया मैंने, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दूसरा का। अच्छा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और जो है हैदर अली के बीच हुआ था। जो टीपू सुल्तान का जो आपका फादर था, है ना, हैदर अली, उसके 1700 कब से हुआ था? 1700 आपका 67 से लेकर 69 के बीच हुआ था। 1767 से 69 ये हो जाएगा आपका 69। और ये आपका प्रथम कर्नाटक कितना हो जाएगा? 46 से 1746 से लेकर 48 हो जाएगा। अच्छा, और इधर वेदरा का युद्ध आपका 1759 में हुआ था। अब मिला लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है? सबसे पहले नजर आ रहा है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो 2 पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2। उसके बाद 1748 के बाद आपका कौन सा हो रहा है? 59 में हो रहा है बेदरा का युद्ध, तो 2 3 हो जाएगा। फिर उसका 60 में 1760 में बंडीवास का युद्ध होता है, और लास्ट में प्रथम आंग्ल मैसूर, तो 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 कहाँ पर नजर आ रहा है आपको? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका यही उपाय है कि आपको तिथि को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, और ये आपको रटने से नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, उस युद्ध को समझना पड़ेगा, उस स्थिति युद्ध की परिस्थिति को समझना पड़ेगा, वो युद्ध क्यों हुआ ये आपको जानना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, तभी याद रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी।
अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई थी, सारा चीज़ मैंने आपको बताया था कि पहला आपका राजगिरी या गिरिब्रज जिसको बुलाता है, दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र, और चौथा कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो चौथा आपका हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये आपको याद है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसका। अगर दूसरा आगे बात करें कि ये कौन कौन शासक इसका नेतृत्व किया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको मालूम है प्रथम बौद्ध संगीति का नेतृत्व किया था अजात शत्रु ने, यानी उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु था शासक। दूसरा बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, कालाशोक। तीसरा में अशोक। चौथा में आपका कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात करें अगर, तो इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरा का सबाकमी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस, और चौथा का वसुमित्र। ये याद रखना है, स्थान याद रखना है, शासक याद रखना है। जब ये सारे याद रहेंगे तो अब इसकी विशेषता याद रखेंगे कि जो आपका तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं उसका संकलन किया गया था, ये याद रखेंगे। अभिधम्म पिटक की रचना इसी समय की गई थी, यानी कि बौद्ध के जो साधारण नियम है उसका ये किया गया था। और अगर नॉर्मली ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि धम्म की नीति किसने चलाया था, तो धम्म की नीति, धम्म ये आपका मगध भाषा में है और इसको बुलाता है धर्म। धम्म की नीति अशोक ने चलाया था और इसी समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। ये आपका तीसरी बौद्ध संगीति बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में कब से माना जाने लगा, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध को भगवान जो है घोषित कर दिया गया और जो है इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक आपका महायान और एक आपका हीनयान। जो पुराने वाले जो थे वो आपका हीनयान कहलाया, यानी कि पुरानी रीति को मानता था, गौतम बुद्ध को भगवान की तरह नहीं मान रहा था। लेकिन जो महायान है गौतम बुद्ध को महायान यानी कि उसको जो है महामानव भगवान उसको घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न आ गया और ये भी प्रश्न कौन सी प्रकृति का है, उसी प्रकृति का है जिस प्रकृति का प्रश्न हम लोग 24 नंबर का प्रश्न सॉल्यूशन किया था। तो यहाँ पर देखेंगे अगर क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन आपका आता है 1942 में। कब आता है, 1942 में आता है, मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, अगस्त प्रस्ताव जो था, अगस्त नाम ही है अगस्त, तो अगस्त में आया होगा, लेकिन अगस्त कब आया था, अगस्त 1940 में आया था, याद रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका हो जाता है कब दोस्तों, 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होता है आपका, ये याद रखेंगे 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे सही से, अगर मिलाने का प्रयास करेंगे तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जो ये आपका ये हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव मार्च 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त जो है ये अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह मार्च 1940 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन आपका 1942 हो गया, कब 1942, मार्च 1942, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह मार्च 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अब अगर मिलाना शुरू करें तो सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा क्योंकि ये आता है मार्च 1940 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आ जाएगा आपका दूसरा नंबर में। ये अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आता है दोस्तों, सॉरी इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26वें नंबर प्रश्न का कि 2 4। इसके बाद आ जाएगा आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह ने दोस्तों ये आपका अक्टूबर 1942 में चला गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, सॉरी वहाँ पर भूल गए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1942 में, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रिप्स मिशन आ जाएगा। क्रिप्स मिशन के बाद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, मिसिसिपी नदी। तो कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आपका कांगो नदी काटती है 2 बार, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेजन जो है ये आपका सबसे बड़ी नदी द्रोणी है और इसी का अमेजन वर्षावन जो ब्राजील अर्जेंटीना ये वाला क्षेत्र में पाया जाता है, जो वेनेजुएला है ना, और इसको जो है अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल बुलाया गया था ये किससे संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, ओजोन के क्षरण से, समुद्री सुरक्षा से, जैव के सुरक्षा से। तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, जीवों की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था, इसलिए आपका यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बुलाया गया था आपका जैव सुरक्षा के लिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चश्मे के लेंस किस कांच से बने होते हैं, चश्मा का जो लेंस बनाया जाता है वो किस कांच का, फ्लिंट कांच, पाइरेक्स कांच, क्रुक्स कांच या फिर मृदु कांच। तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल क्रुक्स कांच का बनाया था, चश्मे का जो लेंस बनाया था वो क्रुक्स कांच का, तो सी ऑप्शन अलग यानी कि राइट हो जाएगा। जो कांच होते हैं वो उसमें भी वैरायटी होता है, प्रत्येक चीज में अलग अलग वैरायटी होता है, तो यहाँ पर आपका क्रुक्स कांच हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर जो है कौन जो है, किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, चंपा। कहाँ का संबंध जो है महावीर जैन से नहीं है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी के बारे में पढ़े हैं, लुम्बिनी का संबंध किससे, गौतम बुद्ध से है लुम्बिनी का संबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी में ही उसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। बाकी अगर वैशाली की बात करें, पावापुरी की बात करें, चंपा की बात करें, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, महावीर। महावीर जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था ना, कुंडग्राम जिसको बोलते हैं कुंडग्राम। उसके बाद पावापुरी जो है, पावापुरी में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, आपका मृत्यु इसमें हुई थी यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चंदेल शासक जो है खजुराहो, महोबा, सोलंकी का अहिनवाला, प्रतिहार का कन्नौज और कलचुरी का अजमेर, ये कौन कौन से शासक है और उनकी राजधानियां सामने दिया गया है इन वंश के शासकों का, और इसकी जो है इसका जो है आपको बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 31 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, सही से देखेंगे तो चंदेल शासक का खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश, महोबा जो आता है बिल्कुल राइट है ये आपका, और चंदेल शासकों ने ही खजुराहो का मंदिर बनवाया था। सोलंकी शासक का अनहिलवाड़ा, बिल्कुल ये भी मिला हुआ है। प्रतिहार का कन्नौज, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, कन्नौज उत्तर प्रदेश का। लेकिन कलचुरी का अजमेर ये आपका गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर मिला हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा। मोढेरा का सूर्य मंदिर तो यहाँ पर कहाँ पर ये स्थित है, गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क कहाँ पर है आप लोग बताइए तो, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ है। अकबर द्वारा, अब यहाँ पर मिलाना है आपको कि अकबर द्वारा सुमिलित नहीं है इसमें से कौन सा। अकबर द्वारा जजियागढ़ की समाप्ति 1564 में किया गया था, बिल्कुल राइट है ये आपका, है ना। दीन है इलाई को चलाया था अकबर ने 1582 में, ये भी 100% सही है। महजर जो नामा है ये चलाया था 1578, गलत है, 1579 में चलाया था महजर नामा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मिला हुआ नहीं है। बाकी तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त कर दिया था 1563 में, ये भी मिला हुआ है। तो ये आपका 1, 2 और 4 मिला हुआ है, यानी कि ए बी डी मिला हुआ है, लेकिन सी मिला हुआ नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कब आया था, महजरनामा की शुरुआत 1579 में की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 34वें नंबर का, कि मनसबदारी व्यवस्था में जो है 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन औरंगजेब ने किया था, शाहजहां ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था। कौन यहाँ पर चलाया था 2 अस्पा सिंह अस्पा, तो क्या हो जाएगा, जहांगीर ने चलवाया था, ठीक है। 2 अस्पा, अस्पा अस्प यह फारसी वर्ड है, फारसी शब्द है, अस्प मीन्स होता है घोड़ा, ठीक है। और सिंह तो आप मालूम है, यह हिंदी और इसका अर्थ होता है शेर, है ना। 2 अस्पा यानी कि 2 घोड़ा, और सिंह अस्पा यानी कि सिंह शेर हो गया, फिर अस्पा दिया है ना, सिंह अस्पा, ये चलाया था प्रचलन मनसबदारी व्यवस्था में, जहांगीर ने चलाया था। जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अकबर क्या था, कानून, है ना, कानून यानी कि प्रशासन इसका बहुत अच्छा तरीके से चलाया था। औरंगजेब ने जो है धार्मिक तरीके से चलाया था, इसलिए यहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1563 में, 1538 में, 39 में, 41 में, कौन कब हुआ था, जल्दी बताइए। ये बिहार और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बिहार से संबंधित है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। किसके किसके बीच, तो एक तरफ था आपका हुमायूं और दूसरी तरफ था आपका शेर शाह सूरी, है ना। हुमायूं था और शेरशाह सूरी था आपका, और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। और हुमायूं जो है इसके बाद मतलब क्या हो जाता है, ईरान चला जाता है, ईरान भाग जाता है, और बाद में फिर वापस आता है जब शेरशाह मर जाता है 1545 में। उसकी मृत्यु के बाद 1553-55 में वो वापस आता है भारत, और भारत को जीत करके फिर वापस से उसका बेटा अकबर यहाँ की गद्दी पर बैठ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को में दर्शाता है। एकल बंधन, द्वि बंधन, त्रिबंधन, यानी कि क्रियाशीलता के क्रम को आपको दर्शाना है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही रखना है किसी भी तरह से। तो सबसे ज़्यादा जो आपका क्रियाशील होता है ना, वो त्रिबंधन होता है, त्रिबंधन, ठीक है। अच्छा, इससे कम क्रियाशील क्या होता है, तो द्विबंधन होता है, और सबसे कम क्रियाशील कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगली बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है। तो सिंगल बॉन्ड सबसे कम क्रियाशील, डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा यानी कि दूसरा यानी कि उससे ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्रियाशील, यानी कि बॉन्ड जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो एकल बॉन्ड से ज़्यादा होगा द्वि बॉन्ड, और द्वि बॉन्ड से ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 36 नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस अंग में आवश्यकता से जो है अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। हृदय में, फेफड़ा में, यकृत में, विरेचक में, यानी कि कौन सा अंग है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा आपका, यकृत में रहता है, लीवर में रहता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस योजना काल में जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीयकरण, 1969 में किया गया था। कौन था उसमें प्रधानमंत्री, तो उस समय प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी, है ना, ये याद रखेंगे। और ये कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, इसका जो किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो यहाँ पर 1969 आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 से 1974 जो चलाई गई थी पंचवर्षीय योजना, उसी के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आरबीआई का मैंने बताया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु है, 2 वस्तु है और दोनों का उपयोग साथ साथ किया जाता है, तो उन दोनों वस्तु को आप किस प्रकार की वस्तु कहेंगे, किस प्रकार की कैटेगरी में रखेंगे। पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं, जटिल वस्तुएं। अब ये किस प्रकार की वस्तु होती है, जैसे दोस्तों अभी आप मोबाइल चला रहे हैं। अब देखिए अगर मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल आपका है, मान लीजिए ये आपका मोबाइल है,
मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल से अगर मान लीजिए क्या करते हैं, मैं बैटरी को आपको अलग कर देता हूँ, तो क्या मोबाइल चलेगा आपका? नहीं चलेगा ना। तो मोबाइल के लिए बैटरी अनिवार्य है। अगर मोबाइल है तो बैटरी होना ही है। दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। कैसी एक वस्तु है? पूरक। मोबाइल है तो सिम होना अनिवार्य है, सिम नहीं होगा तो चलेगा नहीं। तो सिम उसका क्या है, पूरक वस्तु है। तो मोबाइल और सिम पूरक वस्तु हो जाएगा, मोबाइल और चार्जर पूरक वस्तु हो जाएगा, मोबाइल और बैटरी पूरक वस्तु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर चाय और कॉफ़ी की बात करें तो चाय और कॉफ़ी कैसी वस्तु है? तो चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तु है। अगर चाय का दाम बढ़ गया तो चाय आप पीना छोड़ दीजिए, कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी का दाम ज़्यादा है तो चाय पी लीजिए। तो ये आपका स्थानापन्न है। लेकिन अगर बैटरी का दाम बढ़ गया, ये मोबाइल जो है बैटरी का दाम बढ़ गया और आपका बैटरी खत्म हो गया, खराब हो गया, तो क्या आप छोड़ सकते हैं? बैटरी लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। बिना बैटरी का मोबाइल नहीं चलेगा, बिना सिम कार्ड का मोबाइल नहीं चलेगा, इसलिए वो आपका पूरक वस्तु कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा छोटा कंसेप्ट आपको माइंड में बैठा के रखना है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ये तो नॉर्मल है, आपको याद रखना है। जो आपका क्या बोलते हैं कि प्रधान यामक, ये समय जो मानक रेखा है वो कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है ना। 82 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हैं, या फिर 82 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना। 82.5 डिग्री है आपका। 82.5 डिग्री खाली लिखने से नहीं चलेगा, इसमें लिखाना पड़ेगा आपको पूर्व की पश्चिम। तो हम लोग का भारत क्या पड़ता है? पूर्व पड़ता है ग्रीनविच से, इसलिए पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा क्या है? मानक यामोत्तर है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये राज्य है आपका, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र के ऊपर में जाता है आपका छत्तीसगढ़, फिर जाता है आपका मध्य प्रदेश, ये आपका उड़ीसा भी जाता है, उड़ीसा होते हुए, और आपका पड़ता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका हिमाचल से नहीं गुजरती है। तो ये आपका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? चांगला, एक तरफ आपको दिया है दर्रा। ला मीन्स क्या होता है दोस्तों? ला मीन्स होता है दर्रा। और दर्रा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दर्रा किसको कहते हैं और घाटी किसको कहते हैं। अगर नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, वहाँ पर बता दिया था आपको। ठीक है, अब एक तरफ दर्रा दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है कि कहाँ पर ये आपका स्थित है। चांगला, सिपकिला, बॉमडीला, नाथुला। तो ध्यान रखेंगे, चांगला जो है जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, बॉमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। अब यहाँ पर कौन सा मिला हुआ नहीं है, ध्यान रखें। तो चांगला जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट, सिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट, बॉमडीला जो है आपका उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका मिला हुआ नहीं था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है? बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है आपका, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है। यानी कि भारत का जो ये आपका पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी तट, इसकी अपेक्षा जो पूर्वी तट है यहाँ पर धान की खेती अधिक होती है। यहाँ पर धान की खेती अधिक होती है। अब इसका कारण बताना है कि क्यों अधिक होती है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इस पर आपको बताना है आंसर। कि पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की अपेक्षा घाट से अधिक वर्षा होती है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी तट यानी तट जो है पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण यानी पतला है। पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है। पश्चिमी तट पर जो है पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। इधर जो है आपका बारिश किधर अधिक होती है? इस क्षेत्र में अधिक बारिश होती है, लेकिन ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर डेल्टा नहीं है। यहाँ पर कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा है, तो यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर लौंग, इलायची, मसाले वाली खेती होती है, लेकिन धान की खेती इधर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है और बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों से आसानी से जो है क्या किया जाता है, जो है सिंचाई कार्य किया जाता है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में जो है ज़्यादा बारिश होती है और ये चौड़ा भी है ना। तो पूर्वी तट क्या है? पश्चिमी तट से ज़्यादा चौड़ा है और चौड़ा के साथ साथ यहाँ पर डेल्टा क्षेत्र है, जिसके कारण किसकी खेती होती है? धान यानी कि चावल की खेती होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध दिया गया है? यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है ना, केंद्र और राज्य के बीच कानूनी संबंध यानी कि विधायी संबंध जो दिया गया है वो कौन सा भाग में दिया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? कौन सा भाग में दिया हुआ है? भाग 11 में दिया गया आपका, है ना। और पिछले मैंने वीडियो में बताया था आपको भाग 10 किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाग जो 10 है आपका किससे संबंधित है? बिल्कुल राइट, आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, इम्पीचमेंट मोशन लाना है, उसको हटाना है अगर उसके पद से, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद आपका 61 में उसकी प्रक्रिया दिया गया है कि कोई भी सदन लाएगा उसका 1/4 समर्थन होना चाहिए उसको पहले लाने से पहले, यानी कि जैसे ही प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 समर्थन होना चाहिए। और जब जिस सदन में रखेंगे उस सदन का 2/3 आपका क्या होना चाहिए? मत देना चाहिए। फिर उस सदन के बाद 14 दिन राष्ट्रपति को क्या करेंगे? मोहलत देंगे कि आप आइए, आप अपना सफाई प्रदान यानी कि दीजिए। और फिर 14 दिन के बाद फिर दूसरा सदन उसको पास करेगा 2/3 बहुमत से। अगर पास हो जाती है तो राष्ट्रपति को क्या कर देना पड़ेगा? अपना पद त्याग कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, बिल्कुल राइट है, यही आपका दे दिया यहाँ पर, पहला ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो भी सदन उस पर आरोप लगाया, मान लीजिए राज्यसभा कह रहा है कि हम ला रहे हैं महाभियोग प्रस्ताव, तो ये लाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 सदस्य उसके पक्ष में होना चाहिए उस प्रस्ताव के। ठीक है, तभी शुरू कर सकता है। बिल्कुल सही है। जब 1/4 हो जाएगा, अगर मान लीजिए 1/4 समर्थन हो गया, तो ये राज्यसभा अब उसको पास करेगा। अगर जो है राज्यसभा अगर क्या किया, उसको जो है पास कर दिया 2/3 बहुमत से, तो ये चल जाएगा आपका लोकसभा, है ना। 14 दिन राष्ट्रपति को मोहलत देगा और 14 दिन के बाद फिर अगर वो पास कर दिया 2/3 बहुमत से लोकसभा भी, तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की
सदस्यता जो है रद्द कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति है और संसद का सदस्य बन गया, मान लीजिए MP बन गया या राज्यसभा का सदस्य बन गया, तो किस स्थिति में उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर वो गलत तरीके से चुन गया है, यानी कि जो है वो मतलब कि काले तरीके से, यानी कि ब्लैक तरह से, मतलब कि अलग तरह से वो क्या किया, चुना गया है कि आपने कुछ संपत्ति को जो है छुपा करके बताया, अपनी उम्र को छुपा करके, वो या फिर वो भारत का नागरिक नहीं है किंतु लड़ लिया इलेक्शन गलत तरीके से, तो ये इस तरह से उसका समाप्त हो जाएगा। दूसरा आपका है कि अगर वो लगातार क्या हो, लगातार अगर वो 60 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता हो, तो लोकसभा का स्पीकर, ये राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है ना। यानी कि वहाँ का स्पीकर, राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, उसका स्पीकर हटा देगा, अध्यक्ष हटा देगा, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर जो है राज्यसभा का अध्यक्ष। बाकी तीसरा है आपका कि अगर उस सदन के द्वारा उसको क्या कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। मान लीजिए कोई उसका गलत जो है आपका विचार है या गलत तरह का भारत को तोड़ने की बात करता है, किसी अलग प्रकार से करता है, या उसमें नैतिक गुण मौजूद नहीं है, तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, उसको निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया कि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अवधि तक वो क्या करे, छुट्टी पर रहे, तो बिल्कुल राइट है, अनुपस्थित रहेगा। तो यदि सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। न्यायालय उसे जो है अमान्य कर देता है अगर वो गलत तरीके से चुना गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ABC राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो अभी मैंने बताया भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। और किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा हटाया जाएगा, भारत के संसद के द्वारा हटाया जाएगा, संसद में लाना पड़ेगा प्रस्ताव। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रस्ताव जो है दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए लाया जाता है ना, किसी व्यक्ति के लिए लाया जाता है कि हटाना किसी व्यक्ति को, या जो है किसी की तारीफ करना है, कि किसी चीज़ का मतलब ये करना है, अप्रिशिएट करना है, तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद के तहत? 243I, 243J, 243K या फिर 243H। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है। तो जो आपका प्रावधान किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का, वो 243K के अंतर्गत है। ठीक है, तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का जो है प्रावधान किया गया है? पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रावधान किया गया है? 119वां, 102वां, 121वां, में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102वां संविधान संशोधन, B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके तहत जो है पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, VVI क्वेश्चन ले लीजिए आप, बिहार में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रख लीजिएगा, के दत्ता। के दत्ता ने जो है ये पुस्तक लिखी है आपका, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, बिहार में जो है आपका स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास। अगला है आपका लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, लेकिन लास्ट नहीं है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मानव विकास संबंध सूची जो है निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट जो है आपका माल्थस, जोसेफ स्टिग्लिटस या फिर अमर्त्य सेन। तो कौन जुड़ा हुआ है इससे? अमर्त्य सेन जुड़ा हुआ है मानव विकास सूची निर्माण से। तो हमारा D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अमर्त्य सेन मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना था? जल्दी से बता लीजिए। अमर्त्य सेन जो आपका था, अमर्त्य सेन पर आधारित कौन सा? तो पहला पंचवर्षीय योजना आपका हेराल्ड डोमर पर, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका PC महालनोबिस, और तीसरा पंचवर्षीय योजना अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। ये हिस्ट्री चल रहा है हम लोग का, और हम लोग मौर्य वंश में मतलब इंटर कर गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में बात किया था, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी उसको बढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ताम्र पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए हम लोग क्या ऋग्वेदिक कल्चर यानी ऋग्वेदिक सभ्यता, और उसमें दो भाग हम लोग बात किया था, उत्तर वैदिक और जो है ऋग्वेदिक, और जो है अभी महाजनपद काल पिछला भाग में हम लोगों ने बात किया था। अब इसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। मौर्य वंश की जो है स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से किया था? ध्यान रखेंगे, चाणक्य की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। मुद्रा रक्षस, मुद्रा रक्षस किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वीरेशल शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? वीरेशल शब्द। और आपको पूछा था कि मुद्रा राक्षस की सहायता से जो है, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये किस वंश के इतिहास पर जो है प्रकाश डालता है? तो मौर्य वंश के इतिहास पर। ठीक है, चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री था, और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र कितने खंडों में बटा हुआ था? 15 इसमें टोटल भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? राजनीति से है। देखिए पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र, लेकिन इसका विषय क्या है? राजनीति। तो देखिए अर्थशास्त्र कभी भी राजनीति से अलग नहीं होता, इसलिए E = P होता है। इकोनॉमी = पॉलिटी, है ना। जब अर्थव्यवस्था होगी तब वहाँ पर राज्य होगा। जैसे अगर मान लीजिए लोग के पास रुपया नहीं होगा तो टैक्स कैसे देगा? जब टैक्स नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे? इसलिए इकोनॉमी है तो टैक्स है, और टैक्स है तो पॉलिटी है। तो मतलब कि इकोनॉमी और पॉलिटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक हो गया हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था, उसकी पुत्री से विवाह किया था और दहेज में उसको क्या दिया था? हेरात का क्षेत्र दिया था, गंधार का क्षेत्र दिया था, 3 क्षेत्र मिला था ना उसको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और ये अपनी पुस्तक इंडिका में इसके बारे में चर्चा करता है, पाटलिपुत्र के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करता है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था, बिल्कुल है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म से? जैन धर्म। जब ये अंतिम दिन पर होता है तो ये जो है सत्ता गद्दी उद्दी छोड़कर ये कहाँ चला जाता है? श्रवण बेलगोला की पहाड़ी कर्नाटक चला जाता है भद्रबाहु के साथ और वहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा तपस्या करता है और वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म की इसको दीक्षा किसने दिया था? भद्रबाहु ने दिया था, ये याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। इसे क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो है अपने जो है भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था। इसे जो है वायु पुराण में भद्रासार कहा गया है। क्या कहा गया है? वायु पुराण में भद्रासार कहा गया, ध्यान रखेंगे। इसे जैन धर्म में सिंह सेन कहा है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या कहा है? विजेता कहा है। कौन कहा है? तारानाथ। तारानाथ कौन था? बौद्ध विद्वान था। आगे बात कर लेते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकार कौन होता है? बिंदुसार का जो बेटा है पुत्र अशोक बनता है शासक 269 ईस्वी पूर्व में और 262 में जाके ये क्या करता है? 261 में कलिंग को जीत लेता है ना। अपने राज्याभिषेक के समय ये अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती। अवंती का ये क्या था? राज्यपाल था। अवंती की राजधानी बता दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अवंती 16 महाजनपद पढ़ाया था और 16 महाजनपदों का राजधानी बताया था, आपको याद करवाया था। वहाँ पर जल्दी से बताइए अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी जल्दी से बताइए। तो अवंती की राजधानी कहाँ बताया था मैंने आपको? उज्जैन, जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, तो उज्जैन था अवंती की राजधानी, है ना। चलिए अशोक, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है पुराण में। ठीक है, मास्की तथा गुर्जरा में जो है अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम का उल्लेख क्या मिलता है? कि देवानाम प्रियदर्शी अशोक, यानी कि मैं देवताओं का प्रिय अशोक। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? मगध का सम्राट कहा है। कौन सा अभिलेख में? भाबरू। अशोक अपने जो है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष तथा 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी में की यात्रा किया था। ठीक है, याद रखेंगे। 261 पूर्व कलिंग को जीतता है ये अपना, और कलिंग को जीतने के बाद युद्ध को त्याग देता है और कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। इसके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य किससे लिया था दीक्षा? तो भद्रबाहु से लिया था। ठीक है, जबकि ये किससे लेता है? तो उपगुप्त से लेता है। नेक्स्ट है हमारा इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां जो आपका अभिलेख है सबसे बड़ा, यानी सबसे लंबा अभिलेख है, और रुम्मन देवी जो है ये सबसे छोटा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया था। अभिलेखों का प्रचलन, शिलालेखों का प्रचलन किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरामिक, है ना, 4 प्रकार की लिपियों में इसके अभिलेख पाए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में है आपका। चलिए भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है ना। पशु बलि की क्या की गई है? निंदा की गई है कि पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए, पशुओं की क्या होती है? जान होती है। और 6वें जो है आपका शिलालेख में ये अंतिम नियंत्रण की शिक्षा दी है, अंतिम नियंत्रण। और जो है मौर्य वंश ने लगभग कितने वर्षों पर शासन किया? वर्षों तक 137 वर्षों तक शासन किया था मौर्य वंश ने, है ना। उसके बाद इसको हरा करके कौन आ जाता है? इंडो गिरिक यानी हिंद वो यवन शासक आ जाते हैं, मौर्योत्तर काल शुरू हो जाती है और उसमें हिंद यवन आते हैं, कुषाण आते हैं, शक आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। आई थिंक ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से आप लोग प्यार देते रहिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य वीडियोज़ को भी देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।